नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच क्या है में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कि पिछले 2 दशकों से बिहार की किस्मत को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे जो करीब 20 साल तक यानी कि लगभग 7000 दिनों से भी ज्यादा समय तक सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे। यह कोई साधारण सी बात नहीं है दोस्तों। भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक एक राज्य पर राज किया हो। लेकिन सवाल यह है कि इन 20 सालों के लंबे टेन्यूर के बावजूद बिहार आज कहां खड़ा है। क्या यह कहानी सुशासन बाबू की सफलता की है या फिर इस लंबी सत्ता के पीछे छुपी कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों, जब हम उनके शुरुआती दौर को देखते हैं तो समझ आता है कि आखिर उन्हें सुशासन बाबू क्यों कहा गया। जब 2005 में उन्होंने पावर संभाली तब बिहार जंगल राज के टैग से बुरी तरह जूझ रहा था। उस एरा में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था और शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। जंगल राज का नाम चलता था बिहार में। नीतीश जी ने आते ही लॉ एंड ऑर्डर को अपनी प्रायोरिटी बनाया और पूरे स्टेट में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। उनकी सुप्रसिद्ध साइकिल योजना ने बिहार की बेटियों को जो कॉन्फिडेंस दिया, उसने उनकी एक रिफॉर्मर की छवि बना दी। लेकिन दोस्तों, सत्ता के इसी लंबे सफर में जहां तक एक तरफ बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे भी थे जो आज भी 2026 में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करते हैं। इन्हीं अनसुलझे मुद्दों में सबसे ऊपर आता है एजुकेशन सेक्टर, जिसकी बदहाली उस विकास के दावे को सीधी सीधी चुनौती देती है। कहने को तो इन 20 सालों में हर गांव में स्कूल पहुंच गए, लेकिन इन बिल्डिंग के पीछे, इन 4 दीवारों के पीछे दोस्तों, वहां की सच्चाई आज भी बड़ी डरावनी है। बिहार की साक्षरता दर आज भी नेशनल एवरेज से काफी नीचे है और स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है। यही कारण है कि बिहार के हजारों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आज भी बेहतर एजुकेशन के लिए दिल्ली जैसे, कोटा जैसे भारत के अन्य शहरों में जाने को मजबूर है। यह एक बहुत बड़ी आयनी है दोस्तों कि जिस मुख्यमंत्री ने शिक्षा के नाम पर वोट मांगे, उन्हीं के शासनकाल में बिहार का टैलेंट राज्य से बाहर जाने को मजबूर है। शिक्षा की इसी कमी और अवसरों के अभाव का सीधा असर जो है वहां की इकोनॉमी और रोजगार पर पड़ा है। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं दोस्तों, यह केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। बिहार के रेलवे स्टेशन पर साल भर जो भीड़ दिखती है वो इस बात का सबूत है कि 20 साल की सत्ता के बावजूद भी बिहार अपने युवाओं को घर में काम नहीं दे पाया है। राज्य की जीडीपी ग्रोथ रेट भले ही कागजों पर 10% दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत में यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो कारखाने हैं सारे गायब हैं। कोई भी बड़ी कंपनी यहां पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचती है। बिहार आज भी एक कंज्यूमर स्टेट है, यानी कि यहां पैसा आता तो है, लेकिन लोग सारा सामान बाहर से खरीदते हैं और उसके चक्कर में यहां का सारा पैसा बाहर के राज्यों में चला जाता है। दोस्तों, रोजगार और विकास की धीमी रफ्तार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उनके बार बार गठबंधन बदलने की जो आदत रही है दोस्तों, उसने उनके इस पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो 2013 से लेकर 2024 तक उन्होंने जितनी बार पाला बदला, उसने निवेशकों के जो यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में एक डर पैदा कर दिया है। इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में कोई भी भरोसा नहीं है। उनको संकट पैदा होता हुआ दिखता है हर बार। कोई भी बड़ी कंपनी दोस्तों ऐसे राज्य में कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी कि जहां की सरकार और उसकी पॉलिसी कभी भी बदल सकती हैं। राजनीति में इसे चाणक्य नीति का नाम दिया गया दोस्तों, लेकिन बिहार के भविष्य के लिए एक बहुत ही अस्थिरता और एक बड़ा झटका साबित हुई। राजनीतिक समझौतों के इसी सिलसिले के बीच कुछ ऐसी नीतियां भी लागू की गई जिन्होंने समाज को बांट दिया, जैसे कि शराब की पाबंदी। साल 2016 में जब इसे लागू किया गया तो इसे एक सोशल रिफॉर्म माना गया, लेकिन 10 साल बाद आज भी 2026 में दोस्तों इसके नतीजे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं।
शराबबंदी ने बिहार में एक समांतर एक ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया है और प्रशासन में करप्शन की नई परतें जमा दी हैं इसने। इससे न केवल सरकार को रेवेन्यू का भी भारी घाटा हुआ, बल्कि जो वहां पे सरकारी अफसर हैं, तंत्र है, पुलिस वाले हैं, उनका ध्यान एक्चुअल में असली अपराधियों से हटकर शराब को पकड़ने पे केंद्रित हो गया और उसका सीधा असर जो है वहां की पब्लिक सेफ्टी पर पड़ा। दोस्तों, आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, हेल्थ फैसिलिटीज का हाल तो और भी बदतर हुआ है इन 20 सालों में। कुछ खास सुधरा नहीं है। आज भी बिहार के सरकारी अस्पतालों में बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 70% जो है पोजीशंस जो हैं खाली पड़ी है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी है कि वहां बेसिक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती। और जब हम सुशासन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या एक गरीब आदमी को इलाज के लिए दूसरे राज्यों के चक्कर काटना पड़ा या दूसरे जिलों में जाना पड़े, या क्या एक सवाल ये खड़ा नहीं करता नीतीश कुमार के इन 20 सालों की, इन 7000 दिनों की सत्ता पर? इन तमाम परिस्थितियों को अगर जोड़कर देखें दोस्तों, तो एक बात साफ हो जाती है कि बिहार का विकास आज भी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, राजनीति के उस शतरंज में उलझा हुआ है दोस्तों। और बाद में सवाल फिर यही खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार के ये 20 साल बिहार के लिए वरदान रहे या अभिशाप रहा? क्या एक सुनहरा मौका जो उन्होंने गंवा दिया अपनी सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में, वो सारा समय बर्बाद कर दिया? बिजली आई, घर बने, सड़कें बनी, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो विकास, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अभी भी काफी दूर दूर तक नजर नहीं आते दोस्तों। बिहार की मिट्टी में कहते हैं कि वो ताकत है जिसने इस देश को, भारत देश को महान सम्राट और बड़े बड़े विद्वान दिए हैं। आज भी सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स बिहार से ही आते हैं, लेकिन आज वही बिहार एक नए और ऑनेस्ट नेतृत्व की तलाश में है दोस्तों। नीतीश कुमार का समय एरा अब अपने फाइनल स्टेज पर है और चर्चा है कि वे अब दिल्ली की राजनीति का रुख करेंगे, राज्यसभा में जा सकते हैं। लेकिन पीछे छूट गया है वही बिहार जो आज भी अपनी असली तरक्की का आंखें फाड़ फाड़ के इंतजार कर रहा है। मेरे YouTube मंच पर दोस्तों आज की इस एनालिसिस में इतना ही। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी फेलियर क्या रही, सबसे बड़ी सक्सेस क्या रही? क्या बिहार को अब एक नई सोच की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।